आपके सामने जो कैमरे हैं वो असल में कलर कैमरे हैं, लेकिन अभी वे ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे ही एक बटन दबाया जाता है, वही कैमरे तुरंत रंगीन तस्वीर दिखाने लगते हैं। यही वो खास पल था जब अमेरिका ने आधिकारिक रूप से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी की तरफ कदम बढ़ाया, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके बाद धीरे धीरे अगले 30 सालों में दुनिया के बाकी सभी देशों ने भी कलर टीवी अपना लिया। फ्रांस ने भी अपने तरीके से इस बदलाव को अपनाया। उस समय ये सब बहुत बड़ी और खास घटनाएं थी, क्योंकि पहली बार लोग टीवी पर असली रंग देख पा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कलर टीवी का आविष्कार तो इससे लगभग 30 साल पहले ही हो चुका था। फिर सवाल आता है कि जब तकनीक पहले से मौजूद थी तो लोगों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? असल में उस समय कलर टीवी बनाना आसान नहीं था। तकनीक बहुत जटिल थी, खर्च ज्यादा था, और पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ इसे चलाना भी मुश्किल था। इसलिए इसे आम लोगों तक पहुंचने में काफी समय लग गया। आज हमें ये चीज बहुत आसान और सामान्य लगती है, लेकिन पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी बनाना बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती थी। उस समय की तकनीक इतनी सरल नहीं थी, इसलिए इसे समझाने के लिए पूरी प्रक्रिया को एनिमेशन के जरिए दिखाया गया, ताकि लोग आसानी से समझ सकें कि शुरुआती टीवी कैसे काम करते थे। शुरुआती टीवी मैकेनिकल थे, जिनमें बहुत ही अनोखी इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती थी। इसके साथ ही 19वीं सदी की इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफी जटिल थी, जिसने आगे चलकर कलर टीवी को संभव बनाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय कलर डेटा को दूर तक भेजने के तरीके भी काफी कठिन और दिमाग घुमा देने वाले थे। अगर हमें समझना है कि कलर टीवी हमारे घरों तक कैसे पहुंचा, तो हमें टीवी के शुरुआती दौर तक वापस जाना पड़ेगा। उस समय लोगों के दिमाग में एक साफ आइडिया था, चलती हुई तस्वीरों को कैप्चर करना, उन्हें दूर तक भेजना और फिर दूसरी जगह पर दिखाना। हालांकि उस समय तक ऐसा कोई उपकरण मौजूद नहीं था, लेकिन लोगों को यकीन था कि अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही कमाल की चीज होगी। इसी सोच के साथ 1925 में स्कॉटलैंड के आविष्कारक जॉन लोगी बैड ने दुनिया का पहला टीवी बनाकर दिखाया। उस समय टीवी बहुत अलग तरीके से काम करता था। व्यक्ति एक घूमने वाली डिस्क के सामने बैठता था, जिसमें 30 छोटे छोटे छेद बने होते थे। ये छेद एक खास घुमावदार स्पाइरल पैटर्न में लगे होते थे। जब ये डिस्क घूमती थी तो ये छेद एक एक करके सामने से गुजरते और तस्वीर को लाइन बाय लाइन स्कैन करते थे। जैसे ही हर छेद सामने आता, वो बाहर की रोशनी को मशीन के अंदर जाने देता था। ये रोशनी एक खास हिस्से पर पड़ती थी, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ये सेल थैलियम नाम के पदार्थ से बना होता था, जो रोशनी पड़ने पर बिजली पैदा करता था। जितनी ज्यादा रोशनी पड़ती, उतनी ज्यादा बिजली बनती। जब डिस्क घूमती थी तो ये इंसान की पूरी तस्वीर को धीरे धीरे स्कैन करती थी। इस दौरान फोटो इलेक्ट्रिक सेल रोशनी में हो रहे बदलाव को पकड़ता और उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी विद्युत संकेत में बदल देता। फिर इस सिग्नल को रेडियो वेव्स या टेलीफोन केबल के जरिए दूसरी जगह भेजा जाता था। दूसरी तरफ यानी टीवी स्क्रीन पर यही प्रक्रिया उल्टी हो जाती थी। पहले इस सिग्नल को मजबूत यानी एम्पलीफाई किया जाता था, फिर इसे एक लाइट बल्ब तक भेजा जाता था। यह बल्ब एक दूसरी घूमने वाली डिस्क के पीछे लगा होता था, जो बिल्कुल पहली वाली डिस्क जैसी ही होती थी। जैसे ही ये दूसरी डिस्क घूमती, इलेक्ट्रिक सिग्नल के हिसाब से बल्ब की रोशनी कम ज्यादा होती रहती थी। ये रोशनी सामने लगे कांच के स्क्रीन पर पड़ती थी और एक एक लाइन बनाते हुए पूरी तस्वीर तैयार करती थी। असल में ये सिर्फ एक छोटा सा रोशनी का बिंदु यानी डॉट होता था, लेकिन ये इतनी तेजी से पूरी तस्वीर बना देता था कि हमारी आंखें इसे एक पूरी इमेज के रूप में देखती थी। हालांकि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं था। सिर्फ 30 लाइनों की वजह से तस्वीर बहुत साफ नहीं होती थी और केवल 5 फ्रेम प्रति सेकंड होने के कारण वीडियो रुक रुक कर चलता था। फिर भी सबसे बड़ी बात यह थी कि जॉन लोगी बैर्ड का टीवी अब सच में काम कर रहा था, और यहीं से टेलीविजन का असली सफर शुरू हुआ। अब जॉन लोगी बैर्ड के सामने अगली बड़ी चुनौती थी टीवी में रंग यानी कलर कैसे लाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी घूमने वाली डिस्क में बदलाव किया। उन्होंने डिस्क के छेदों को 3 हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से में अलग अलग रंग के फिल्टर लगा दिए, लाल, रेड, हरा, ग्रीन और नीला, ब्लू। जब डिस्क घूमती थी तो ये पूरी तस्वीर को एक एक रंग में स्कैन करती थी, यानी पहले सिर्फ लाल रंग की जानकारी, फिर हरे की और फिर नीले की। इस तरह हर रंग का अलग अलग डेटा रिकॉर्ड किया जाता था। टीवी के दूसरी तरफ रिसीवर में भी यही प्रक्रिया उल्टी तरह से होती थी। जब लाल रंग का सिग्नल आता तो वही लाल फिल्टर के समय लाइट को कंट्रोल करता, फिर हरे सिग्नल के लिए हरा फिल्टर और नीले के लिए नीला फिल्टर काम करता था। इस तरह बहुत तेजी से लाल, हरे और नीले रंग की अलग अलग तस्वीरें एक के बाद एक दिखाई जाती थी। हर तस्वीर में थोड़ी थोड़ी रोशनी का फर्क होता था। क्योंकि हमारा दिमाग कुछ समय तक इमेज को याद रखता है, ये तीनों रंग मिलकर हमें एक पूरी रंगीन यानी कलर तस्वीर दिखाते थे। हमें अलग अलग रंग नहीं दिखते, बल्कि एक साफ कलर इमेज दिखाई देती है। 1928 में बेयर्ड ने अपने इस कलर टीवी का प्रदर्शन एक इवेंट में किया। उन्होंने कैमरे के सामने अलग अलग रंग के फूल और स्ट्रॉबेरी की टोकरी रखी, ताकि लोग रंगों को साफ देख सकें। हालांकि उस समय स्क्रीन बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 इंच चौड़ी, लेकिन फिर भी लोग उस रंगीन तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार टीवी पर इतने अच्छे रंग देखने को मिले, और इस तरह एक बार फिर जॉन लोगी बैर्ड ने दुनिया में सबसे पहले कलर टीवी बनाकर इतिहास रच दिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जॉन लोगी बैर्ड का मैकेनिकल टीवी बहुत सीमित था। इसकी तस्वीर बहुत साफ नहीं होती थी, क्योंकि इसमें सिर्फ 15 लाइन का रेजोल्यूशन था। साथ ही ये सिर्फ 5 फ्रेम प्रति सेकंड दिखाता था, जिससे वीडियो रुक रुक कर चलता था। अगर उन्हें अच्छी और स्मूथ तस्वीर बनानी होती तो उन्हें बहुत बड़ा पहिया डिस्क बहुत तेज गति से घुमाना पड़ता, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं था। इसलिए ये तकनीक ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई।
बेयर्ड अपने सिस्टम पर काम करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के बाकी वैज्ञानिक एक नई तकनीक पर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक टीवी। इस नई तकनीक की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। लगभग 60 साल पहले जर्मनी के वैज्ञानिक हाइनरिच गाइसलर और जूलियस प्लकर गैस और बिजली पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली, उसके अंदर 2 धातु के टुकड़े लगाए और उसमें से ज्यादातर हवा निकाल दी, यानी वैक्यूम बना दिया। फिर उन्होंने उसमें बिजली प्रवाहित की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरी ट्यूब चमकने लगी, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। जब उन्होंने ट्यूब के अंदर से और ज्यादा हवा निकाली तो ये रोशनी एक जगह इकट्ठा होकर ट्यूब के एक सिरे पर फोकस होने लगी। इसके बाद प्लकर ने ट्यूब के पास एक चुंबक रखा तो उन्होंने देखा कि रोशनी अपनी जगह बदलने लगी। असल में क्या हो रहा था, बिजली की वजह से इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर ट्यूब के अंदर आगे बढ़ रहे थे। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्यूब के आखिर में टकराते थे तो ऊर्जा के रूप में रोशनी पैदा होती थी। बाद में एक और जर्मन वैज्ञानिक फर्डिनेंड ब्राउन ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया और कैथोड रे ट्यूब यानी CRT बना दी। ये एक खास तरह की ट्यूब थी जिसमें इलेक्ट्रॉन गन होती थी और 2 चुंबक लगे होते थे। ये चुंबक इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमा सकते थे, जिससे रोशनी को स्क्रीन पर सही जगह पर भेजा जा सकता था। यही तकनीक आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक टीवी की नींव बनी, जिसने मैकेनिकल टीवी को पूरी तरह बदल दिया। 1920 के आखिर तक दुनिया भर के कई वैज्ञानिक कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करके टीवी बनाने की कोशिश कर रहे थे। सभी इस टेक्नोलॉजी को समझने और बेहतर टीवी बनाने में लगे थे। तभी एक आविष्कारक ने आखिरकार इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। साफ और स्मूथ तस्वीर दिखाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक अपनाई, जिसे कैथोड रे ट्यूब यानी CRT कहते हैं। पहले वाले मैकेनिकल टीवी में घूमने वाले पार्ट्स होते थे, लेकिन CRT में ऐसा कुछ नहीं था। ये बिना किसी मूविंग पार्ट के स्क्रीन पर लाइन बाय लाइन तस्वीर बना सकता था। CRT के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बीम होती थी, जिसे खास पार्ट्स यानी डिफ्लेक्टर्स की मदद से ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाया जाता था। ये बीम स्क्रीन पर लाइन बनाती थी और सिग्नल के हिसाब से उसकी चमक बदलती रहती थी। इसी से साफ और बेहतर इमेज बनती थी। 1927 में जापान के आविष्कारक केंजिरो ताकायानागी ने दिखाया कि CRT से टीवी बनाना संभव है। उन्होंने 100 लाइनों वाला डिस्प्ले बनाया, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी मशीन अभी भी तस्वीर कैप्चर करने के लिए पुराने मैकेनिकल सिस्टम पर ही निर्भर थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बिना मैकेनिकल सिस्टम के, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तस्वीर को रिकॉर्ड कैसे किया जाए। कई सालों की मेहनत के बाद 1933 में व्लादिमीर ज़्वोरिकिन ने इसका हल निकाला। उन्होंने आइकोनोस्कोप नाम का डिवाइस बनाया, जो दुनिया का पहला वीडियो कैमरा माना जाता है। ये कैसे काम करता था? जब किसी वस्तु यानी सब्जेक्ट से रोशनी आती थी तो वो पहले एक लेंस से गुजरती थी और अंदर एक पतली शीट यानी माइका शीट पर फोकस होती थी। इस शीट के पीछे चांदी की परत होती थी और सामने हजारों छोटे छोटे दाने यानी ग्रेन्स लगे होते थे, जो छोटे पिक्सल की तरह काम करते थे। जब इन दानों पर रोशनी पड़ती थी तो वे इलेक्ट्रॉन छोड़ देते थे और अपना चार्ज खो देते थे। जितनी ज्यादा रोशनी पड़ती उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते। इस तरह उस शीट पर एक तरह की इमेज सेव हो जाती थी। जहां ज्यादा रोशनी थी वहां चार्ज कम होता और जहां अंधेरा था वहां चार्ज बचा रहता। इसके बाद ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन इस शीट को लाइन बाय लाइन स्कैन करती थी, बिल्कुल CRT की तरह। जहां चार्ज बचा होता था वहां से इलेक्ट्रॉन वापस उछलकर एक डिटेक्टर से टकराते थे। ये डिटेक्टर उस जानकारी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता था। फिर इस सिग्नल को दूर भेजा जा सकता था और टीवी में वापस इमेज के रूप में दिखाया जा सकता था। यही तकनीक आगे चलकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टीवी का आधार बनी। 1930 के बीच तक ये साफ हो गया था कि आने वाले समय में टीवी की दुनिया पर CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ही राज करने वाले हैं। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बाकी था, टीवी में रंग यानी कलर कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए अमेरिकी कंपनी RCA ने एक खास कलर कैमरा बनाया। ये कैमरा आने वाली रोशनी को एक खास प्रिज्म की मदद से 3 रंगों में बांट देता था, लाल यानी रेड, हरा यानी ग्रीन और नीला यानी ब्लू। फिर इन तीनों रंगों को अलग अलग कैमरों यानी आइकोनोस्कोप जैसे में भेजा जाता था, जो हर रंग के लिए अलग अलग सिग्नल बनाते थे, यानी एक ही तस्वीर के लिए 3 अलग अलग सिग्नल तैयार होते थे। टीवी की तरफ इन तीनों सिग्नल को 3 अलग अलग CRT में भेजा जाता था। इसके बाद लेंस की मदद से इन तीनों इमेज को मिलाकर एक स्क्रीन पर दिखाया जाता था, जिससे एक रंगीन तस्वीर बनती थी। ये तरीका काम तो करता था, लेकिन इसमें कई समस्याएं थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि तीनों इमेज को बिल्कुल सही तरीके से एक साथ मिलाना यानी अलाइन करना बहुत मुश्किल था। दूसरी समस्या ये थी कि इसमें 3 CRT इस्तेमाल हो रहे थे, जिससे टीवी की कीमत लगभग 3 गुना बढ़ जाती थी, यानी ये आम लोगों के लिए बहुत महंगा हो जाता था। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी परेशानी थी। पहले जहां ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एक ही सिग्नल से काम करता था, वहीं इस सिस्टम में 3 अलग अलग सिग्नल भेजने पड़ते थे। इससे ये पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ काम ही नहीं कर सकता था। उस समय अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही सालों में इनकी संख्या 10,000 से बढ़कर 50 लाख यानी 5 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। अब सोचिए, इतने सारे लोगों से अचानक ये कहना कि वे अपने टीवी बदलकर महंगे कलर टीवी खरीदें, ये बिल्कुल आसान नहीं था। इसलिए कलर टीवी को आम लोगों तक पहुंचाने में और भी समय लगा। अमेरिकी कंपनी RCA ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने सोचा कि एक ही CRT स्क्रीन में 3 इलेक्ट्रॉन गन लगा दी जाए, जो साथ साथ काम करें। इस स्क्रीन को खास तरीके से बनाया गया था। इसमें लाल, हरा और नीले रंग के छोटे छोटे फॉस्फर डॉट्स लगाए गए थे, जो त्रिकोण के पैटर्न में लगे होते थे। जब इलेक्ट्रॉन बीम इन पर टकराती थी तो ये अलग अलग रंग में चमकते थे। बीम जितनी तेज होती उतनी ज्यादा चमक होती। इससे हर छोटे हिस्से यानी पिक्सल का रंग बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था। और जब हम इसे दूर से देखते तो ये सारे रंग मिलकर एक सही कलर इमेज बना देते थे। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन एक समस्या थी। उस समय के इलेक्ट्रॉन गन इतने सटीक यानी फोकस्ड नहीं थे कि वे इतने छोटे छोटे डॉट्स पर बिल्कुल सही जगह पर हिट कर सके। तब वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही आसान लेकिन शानदार समाधान निकाला। इसे शैडो मास्क कहा गया।
ये एक पतली मेटल प्लेट होती थी जिसे स्क्रीन के ठीक पीछे लगाया जाता था। इसमें हजारों बहुत छोटे छोटे छेद होते थे और हर छेद के पीछे रेड, ग्रीन और ब्लू फॉस्फर का सेट होता था। क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन गन थोड़ी अलग अलग जगह पर लगे होते थे, इसलिए उनकी बीम इन छेदों से अलग अलग एंगल से गुजरती थी। इससे हर बीम सिर्फ अपने सही रंग वाले डॉट पर ही पड़ती थी। भले ही बीम पूरी तरह सटीक ना हो, लेकिन शैडो मास्क ये सुनिश्चित करता था कि वो गलत जगह पर न जाए। इससे स्क्रीन पर सही रंग बन पाते थे। जब ये बीम तेजी से पूरी स्क्रीन पर लाइन दर लाइन घूमती थी तो लाल, हरा और नीला रंग मिलकर पूरी तस्वीर बना देते थे। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती थी कि हमारी आंखें इसे एक साफ और परफेक्ट कलर इमेज के रूप में देखती थीं। यही वो बड़ी खोज यानी ब्रेक थ्रू थी जिसकी वजह से कलर टीवी सच में काम करने लगे और बाद में यही सिस्टम अमेरिका में स्टैंडर्ड बन गया। उस समय एक बड़ी समस्या ये थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पहले से ही कई जरूरी कामों में इस्तेमाल हो रही थी, जैसे हवाई जहाज, सेना और रेडियो। इसलिए टीवी के लिए ज्यादा नई जगह देना आसान नहीं था। टीवी चैनलों के लिए सिर्फ 12 चैनल तय किए गए थे और फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने नियम बनाया कि हर चैनल को सिर्फ 6 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ में ही काम करना होगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए ये ठीक था क्योंकि उन्हें कम डेटा भेजना पड़ता था, लेकिन कलर टीवी के लिए समस्या थी क्योंकि इसमें लाल, हरा और नीला तीनों रंगों की जानकारी भेजनी पड़ती थी, जिससे 3 गुना ज्यादा जगह चाहिए होती। अब असली चुनौती ये थी कि बिना ज्यादा जगह लिए कलर की जानकारी कैसे भेजी जाए। इसका बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला गया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि कलर की जानकारी को अलग से भेजने के बजाय उसे ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल के अंदर ही छुपा दिया जाए। सबसे पहले लाल, हरा और नीला सिग्नल को मिलाकर एक नया सिग्नल बनाया गया जिसे ल्यूमा कहा जाता है। ये ल्यूमा सिग्नल असल में सिर्फ तस्वीर की ब्राइटनेस की जानकारी देता था, यानी तस्वीर कितनी उजली या गहरी है। यही सिग्नल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी आसानी से समझ सकते थे। इस तरह एक ही सिग्नल से पुराने टीवी भी काम करते रहे और नए कलर टीवी में आगे की जानकारी जोड़कर रंग भी दिखाए जा सके। यही स्मार्ट ट्रिक कलर टीवी को सफल बनाने में बहुत काम आई। ये सिग्नल असल में वही था जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इस्तेमाल करते थे, यानी सिर्फ ब्राइटनेस यानी चमक की जानकारी देता था। लेकिन कलर जोड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने रंगों की जानकारी को सीधे भेजने के बजाय खास फॉर्मूलों की मदद से 2 नए सिग्नल बनाए जिन्हें आई और क्यू कहा गया। आई सिग्नल मुख्य रूप से नारंगी और नीले रंग से जुड़ा था और क्यू सिग्नल हरे और बैंगनी रंग से जुड़ा था। ये सिग्नल एक वेव की तरह आगे पीछे बदलते रहते थे और उनकी ताकत, एम्पलीट्यूड से ये पता चलता था कि रंग कितना गहरा या हल्का है। इसके बाद इन दोनों सिग्नल को 90 डिग्री के फर्क से मिलाया गया, जिससे एक नया सिग्नल बना जिसे क्रोमिनेंस कहा जाता है। यही सिग्नल असल में रंग की जानकारी लेकर चलता था। इस क्रोमिनेंस सिग्नल को 3.57 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ल्यूमा सिग्नल के ऊपर छुपा दिया जाता था। अब कमाल की बात देखो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इस 3.57 मेगाहर्ट्ज वाले हिस्से को नजरअंदाज कर देते थे और सिर्फ ल्यूमा सिग्नल से तस्वीर दिखा देते थे। लेकिन कलर टीवी ल्यूमा को अलग करके सिर्फ क्रोमिनेंस सिग्नल निकाल लेते थे और उससे रंग बना लेते थे। हर लाइन शुरू होने से पहले एक छोटा सा सिग्नल यानी रेफरेंस वेव भेजा जाता था, जिससे टीवी समझ पाता था कि असली सिग्नल को कैसे पढ़ना है। फिर टीवी उस सिग्नल को कंपेयर करके पहले आई सिग्नल निकालता था, फिर उसे 90 डिग्री घुमाकर क्यू सिग्नल निकालता था। इसके बाद मैथ्स को उल्टा करके असली लाल, हरा और नीला सिग्नल वापस बना लिए जाते थे। ये तीनों सिग्नल टीवी के अंदर इलेक्ट्रॉन गन को भेजे जाते थे, जो स्क्रीन पर लाइन बाय लाइन पूरी रंगीन तस्वीर बना देते थे। सबसे बड़ी बात, इस शानदार तरीके से बिना ज्यादा जगह यानी बैंडविड्थ लिए पूरा कलर डेटा उसी सिग्नल में भेज दिया गया जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए इस्तेमाल होता था। यही कारण था कि पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी उसी सिग्नल को समझ सकते थे और नए कलर टीवी उसी से रंग भी दिखा सकते थे। ये सिस्टम अमेरिका में स्टैंडर्ड बन गया और 60 साल से ज्यादा समय तक चला, जब तक कि 2000 के दशक में डिजिटल टीवी ने इसकी जगह नहीं ले ली। हालांकि कलर टीवी आ गए थे, लेकिन हर घर तक पहुंचने में समय लगा। 1970 के आसपास जाकर ही कलर टीवी ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को पीछे छोड़ा। आज ये सब तकनीक हमें साधारण लग सकती है, लेकिन उस समय इसमें जो दिमाग